आज हम दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय प्रशासन के बारे में अध्ययन करें। अब ये दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय प्रशासन को देखें हम तो खिलजी और तुगलक काल तक दिल्ली सल्तनत का एक विशाल साम्राज्य हो चुका था और प्रांतीय व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक विकसित हो चुकी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो मोरक्को अफ्रीका से जो यात्री आया था इब्न बतूता, वो कहता है कि तुगलक काल में विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में साम्राज्य 23 प्रांतों में विभक्त था। ये एक फैक्ट है, इसको आप याद रखें। इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे और इन प्रांतों का प्रशासन केंद्रीय व्यवस्था के अनुरूप होता था। इस कड़ी में थोड़ा अपन और इसको डिटेल देखें तो प्रांत को विलायत या इक्ता या खित्ता भी कहते थे। प्रांत को विलायत, इक्ता या खित्ता भी कहते थे और प्रांतीय प्रशासन केंद्रीय प्रशासन की तरह ही था, उसी का प्रतिरूप था। प्रांतों का जो प्रशासनिक प्रमुख होता था वो वली होता था या मुक्ता या नाजिम भी उसको कहते थे। सूबेदार की तरह होता था प्रशासनिक प्रमुख। जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि सल्तनत में कुल 20 प्रांत थे। दक्षिण के प्रांतों को छोड़ दें तो कुल 20 प्रांत थे और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में देवगिरी, तेलंगाना, माबर, द्वार समुद्र और काम्पिली ये भी शामिल हो गए। जैसा हमने देखा था पहले कि इब्न बतूता 23 प्रांत बताता है। सल्तनत के साम्राज्य में इब्न बतूता कुल कितने प्रांत बताता है? 23। जबकि अरब लेखक अल उमर, जो अरब लेखक है, वो कहता है कि सल्तनत काल में कुल प्रांत 24 थे। तो अरब लेखक अल उमर के अनुसार तो दिल्ली सल्तनत में कुल 24 प्रांत थे, जबकि इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली सल्तनत में कुल 23 प्रांत थे। तो दिल्ली सल्तनत के इस प्रकार प्रांतों के बारे में अलग अलग विवरण हैं। इब्न बतूता प्रांतों की संख्या 23 बताता है, तो अरबी लेखक अल उमर दिल्ली सल्तनत में कुल प्रांतों की संख्या 24 बताता है। अब प्रांतों को जैसा हमने कहा कि विलायत या खित्ता भी कहते थे और प्रांतीय शासन को थोड़ा डिटेल देखें हम तो केंद्रीय शासन की तरह ही इनका प्रांतों का भी शासन होता था। प्रांतीय शासक का जो मुखिया होता था वो वली होता था, जिसको नाजिम या मुक्ता भी कहते थे। और ये वली जो होता था प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख, ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और सैन्य संगठन तीनों का प्रधान होता था। अर्थात प्रांत की जो कार्यपालिका है, प्रांत की जो न्यायपालिका है और प्रांत का जो सैन्य संगठन है, उन तीनों का हेड वली ही होता था। कार्यपालिका का मतलब प्रांत का सर्वोच्च प्रशासक भी वली होता था, न्यायपालिका का मतलब प्रांत का सर्वोच्च न्यायाधीश भी वली होता था और सैन्य संगठन का मतलब प्रांत का सर्वोच्च सेनापति भी वली होता था। और इस वली की नियुक्ति सुल्तान के द्वारा की जाती थी और यह वली अपने कार्यों के लिए सुल्तान के प्रति उत्तरदायी था। अब इस प्रांतीय वली की सहायता करने के लिए कई अधीनस्थ अधिकारी भी होते थे। अब अधीनस्थ अधिकारियों में वित्त विभाग को हम देखें तो वित्त विभाग के कार्य के लिए प्रांत में वली की सहायतार्थ प्रांत में जो वित्तीय कार्य देखने का जो अधिकारी था, जो वित्तीय कार्य देख रेख करता था, उसका नाम था साहिबे दीवान। तो ये साहिबे दीवान
प्रांत के वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करता था। इसको ख्वाजा भी कहा जाता था। ये पद आपको पता होगा कि 1279 ईस्वी में बलबन ने शुरू किया था। तो प्रांत में प्रशासनिक प्रमुख तो हो गया वली, और वित्तीय व्यवस्था की देखरेख के लिए प्रमुख अधिकारी हो गया आपका साहिबे दीवान या ख्वाजा। ये आप ध्यान रखेंगे। और सैन्य व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो ओवरऑल तो सैनिक मामलों में भी वली ही सर्वोच्च होता था, लेकिन सैनिक मामलों की देखरेख वली के अंडर में कौन करता था? प्रांतीय आरिज करता था। ये आप ध्यान रखें। वैसे तो हमने शुरू में पढ़ा कि प्रांतीय प्रशासन का सर्वोच्च मुखिया वली होता था, कार्यपालिका का भी, सर्वोच्च न्यायाधीश भी, सर्वोच्च सेनापति भी, लेकिन वली की सहायतार्थ जो अधीनस्थ अधिकारी होते थे उसमें वित्तीय व्यवस्था जो प्रांत की होती थी उसकी देखरेख करने के लिए कौन होता था? साहिबे दीवान या ख्वाजा। और सैन्य व्यवस्था जो प्रांत की होती थी उसकी देखरेख करने के लिए कौन होता था? प्रांतीय आरिज। अब वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करने के लिए जो ख्वाजा होता था उसकी नियुक्ति सुल्तान करता था वजीर की सिफारिश पर, अनुशंसा पर। तो ख्वाजा की नियुक्ति जो प्रांत में वित्तीय व्यवस्था का कार्य देखता था उसकी नियुक्ति सुल्तान के द्वारा की जाती थी। और ये सुल्तान किस व्यक्ति को किस प्रांत में ख्वाजा का पद देना है, ये वजीर की अनुशंसा पर यह कार्य करता था। और ख्वाजा जो होता था या साहिब दीवान भी जिसको कहते थे, वो अपने कार्यों के लिए वली के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रांत का सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख जो वली होता था उसकी सहायता के लिए जो वित्तीय अधिकारी होता था, केंद्र के द्वारा नियुक्त, सुल्तान के द्वारा नियुक्त वित्तीय अधिकारी ख्वाजा, वो वली के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। वो किसके प्रति उत्तरदायी होता था? सुल्तान के प्रति। और सुल्तान को प्रांत की वित्तीय व्यवस्था के बारे में सीधी जानकारी भेजा करता था। इसके अलावा इस ख्वाजा को अपने कार्य में प्रांत का वित्तीय कार्य देखता था। इस कार्य में सहायता करने के लिए ख्वाजा के पास और कौन से अधिकारी होते थे? मुतसर्रिफ और कारकुन। ये अधिकारी ख्वाजा के पास होते थे। तो ये उसे सहायता प्रदान करते थे। किसको? ख्वाजा को, मुतसर्रिफ और कारकुन। प्रांतीय स्तर पर एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी होता था काजी। ये काजी जो होता था वो मुकदमों का फैसला करता था। और सामान्य रूप से फौजदारी मुकदमे जो होते थे वो तो प्रांत का जो सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख होता था वली, वो फौजदारी मुकदमों को न्याय करता था। फौजदारी मुकदमों में न्याय कौन करता था? काजी नहीं करता था, बल्कि वली करता था, जो प्रांत का सर्वोच्च प्रशासक होता था। खोल दे इसको। अब इसमें फौजदारी मुकदमे में कौन से? चोरी, हत्या, लूट, डकैती, ये आदि जो फौजदारी मामले होते थे उनको वली की अदालत में उनका न्याय होता था। जबकि दीवानी मुकदमे जो होते थे वो काजी के द्वारा, प्रांत का जो काजी होता था उसके द्वारा देखे जाते थे। दीवानी मुकदमों का मतलब विवाह संबंधी कोई विवाद है उसका मुकदमा, या फिर आपके संपत्ति संबंधी कोई विवाद है, जमीन संबंधी कोई विवाद है, उत्तराधिकार संबंधी कोई विवाद है। तो ऐसे समस्त दीवानी मुकदमे किसके द्वारा देखे जाते थे? प्रांतीय काजी के द्वारा देखे जाते थे। तो ये प्रांतीय शासन की व्यवस्था थी। तो हमने क्या पढ़ा कि प्रांतीय स्तर पर एक तो सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख तो होता था वली, जो प्रांत के प्रशासन में कार्यपालिका, न्यायपालिका और सैन्य व्यवस्था का सर्वोच्च मुखिया होता था। और उसकी सहायता के लिए, वित्तीय व्यवस्था की देखरेख के लिए होता था ख्वाजा, जो वली के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था, बल्कि सुल्तान के द्वारा नियुक्त होता था वजीर की अनुशंसा पर ख्वाजा। और ख्वाजा अपनी रिपोर्ट, प्रांत की वित्तीय व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट सीधा किसको करता? सुल्तान को करता। इसके अलावा ख्वाजा के कार्यों में मदद करने के लिए मुतसर्रिफ और कारकुन नामक अधिकारी भी होते थे।
प्रांत में और कौन होता था? वली हो गया, ख्वाजा हो गया, ख्वाजा की सहायता के लिए मुतसर्रिफ और कारकुन हो गए। इसके अलावा प्रांत में प्रांतीय काजी भी होते थे। तो प्रांतीय काजी क्या काम करता था? मुकदमों का फैसला। कौन से मुकदमे? दीवानी मुकदमों का फैसला करता था। फौजदारी मुकदमों का फैसला कौन करता था? वली करता था। अब ये जो प्रांतीय व्यवस्था थी, इस प्रांतीय व्यवस्था में एक रूपता नहीं थी। प्रांतीय शासन व्यवस्था में एक रूपता नहीं थी। ऐसा नहीं है कि पूरे दिल्ली सल्तनत के सभी प्रांतों में ये इसी प्रकार का संगठन था, नहीं। विभिन्न प्रांतों में वली की स्थिति एक जैसी नहीं थी। जो दूरस्थ प्रांत थे राजधानी से, भौगोलिक कारणों से दूर स्थित प्रांतों के जो शासक होते थे, वली होते थे, वो ज़्यादा स्वतंत्रता का उपभोग करते थे और सुल्तान भी ऐसे दूर स्थित प्रांतों के प्रशासकों पर अर्थात वलियों पर ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण नहीं कर पाता था, क्योंकि भौगोलिक बाधाएं काफ़ी थी। इसी प्रकार कमज़ोर सुल्तानों के समय में प्रांतीय शासक समय समय पर स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो दूर स्थित प्रांतों के जो अधिकारी थे, उन्होंने स्वतंत्र राज्यों के निर्माण भी कर लिए। जैसे बंगाल स्वतंत्र हो गया। बंगाल में गयासुद्दीन बहादुर ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। इसी प्रकार दक्कन में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कर दी 1347 में। उसके पहले 1336 में हरिहर और बुक्का ने स्वतंत्र विजयनगर राज्य की स्थापना कर दी। तो ये जो दूरस्थ प्रांतों के जो वली होते थे, वो कमज़ोर सुल्तानों के समय में स्वतंत्र राज्य भी स्थापित कर देते थे। अब प्रांतों को प्रशासनिक सुविधा के लिए जिलों में बांटा जाता था। जिलों में बांटने का जो ये कार्य था, वो सबसे पहले किसने किया? वो कार्य सबसे पहले किया आपके बलबन के समय में। बलबन जो था, उसने सबसे पहले प्रांतों को जिलों में बांटा। जिला को कहते थे शिक। जिले को क्या कहते थे? शिक कहते थे। और शिक का जो प्रशासनिक प्रमुख होता था, वो कहलाता था शिकदार। जिस प्रकार प्रांत का प्रशासनिक प्रमुख वली कहलाता था, शिक का प्रशासक शिकदार कहलाता था। और शिक के अधीन कई सारे परगने होते थे। शिकदार जो होता था, वो अपने शिक में अर्थात अपने जिले में प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सारे कार्य वो ही देखता था, सैन्य व्यवस्था। और शिक के नीचे अर्थात जिले के नीचे होते थे परगने। परगने का मतलब वर्तमान जिसको हम तहसील कह सकते हैं। तहसील स्तर पर अर्थात परगना स्तर पर एक अधिकारी होता था आमिल। ये आमिल नामक अधिकारी परगना स्तर पर लगान वसूली का कार्य देखता था, वित्तीय व्यवस्था का कार्य देखता था। और इब्न बतूता एक अन्य इकाई का भी वर्णन करता है, प्रशासनिक इकाई का। इब्न बतूता कहता है कि सल्तनत काल में 100 गांवों का जो समूह होता था, उसे सदी कहते थे और ये एक प्रशासनिक इकाई था। तो तुगलक साम्राज्य के अंदर विघटन जब हुआ, उसके बाद दिल्ली सल्तनत एक छोटा सा राज्य रह गई। कई सारे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कई सारे स्वतंत्र राज्य बन गए। और उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद जो अंतिम तुगलक सुल्तान था, उसके समय तो दिल्ली सल्तनत की सीमा बहुत सिकुड़ गई। लोधी शासक बाद में सैयद वंश आया और फिर लोधी वंश आया दिल्ली में। लोधी शासकों ने इसके क्षेत्रों को विस्तृत किया, लेकिन प्रांतीय शासन प्रणाली को विकसित करना लोधियों के समय में संभव नहीं रहा। तो इस प्रकार ये आपका प्रांतीय शासन का जो टॉपिक था, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब ग्राम प्रशासन को देखें। प्रांतीय शासन में हमने प्रांत देख लिया, फिर हमने जिला स्तर का प्रशासन देख लिया शिक का, और फिर परगने स्तर का प्रशासन भी हमने देख लिया तहसील स्तर का। ग्राम प्रशासन की हम बात करें तो सबसे नीचे की जो प्रशासनिक इकाई होती थी वो ग्राम होती थी, जहाँ पर खूत, मुकद्दम या चौधरी ये पैतृक अधिकारी नियुक्त होते थे। मुकद्दम कहते थे गांव के मुखिया को,
और चौधरी होता था गांव का जमींदार। ये खूत, मुकद्दम और चौधरी ये वंशानुगत अधिकारी होते थे और ये अपनी भूमि पर रियायती दर से लगान देते थे, जिसको सरकारी दर जो होती थी उससे भी कम दर पर ये अपनी भूमि पर लगान देते थे, जिसे कहा जाता था किस्मत-ए खूती। ये इनको विशेष अधिकार था कि अपनी ज़मीन पर ये सरकारी दर से लगान न देकर के उससे कम दर पे लगान देते थे जो इनकी निजी ज़मीन होती थी। इसके अलावा ये खूत मुकद्दम चौधरियों का एक सबसे बड़ा कार्य ये होता था कि गांव के किसानों से लगान इकट्ठा करके सरकारी खजाने में जमा करवाना। तो इस कार्य के लिए भी वो अपना कमीशन लेते थे। तो किसानों से वो क्या करते कि सरकारी लगान तो वसूल करते ही करते, साथ ही साथ कमीशन के रूप में अपने लिए अतिरिक्त राशि भी वसूल करते। तो वो जो सरकारी लगान के अतिरिक्त जो वो प्राप्त करते थे उसको कहते थे हुकूक-ए खूती। तो दो प्रकार के इनको विशेषाधिकार थे खूत, मुकद्दम और चौधरियों को। एक तो इनको सरकारी दर से लगान अपनी ज़मीन पर नहीं देते थे, बल्कि उससे कम दर पर, रियायती दर पर ये लगान देते थे, क्योंकि लगान इनको खुद की निजी ज़मीन पर भी देना तो पड़ता था, लेकिन जो निर्धारित सरकारी दर थी उससे कम रेट पर ये लगान देते थे। इस विशेषाधिकार को कहते थे ये लोग किस्मत-ए खूती। इसके अलावा इनका मुख्य कार्य यही होता था किसानों से लगान वसूल करना और उसे सरकारी खजाने में जमा करवाना। तो किसानों से लगान सरकारी दर जो होती थी उससे तो ये वसूल करते ही थे निर्धारित लगान, लेकिन प्रत्येक किसान से ये अपने कमीशन के रूप में सरकारी लगान के अलावा कुछ अतिरिक्त राशि भी हर किसान से वसूल करते थे, जिसको ये इस विशेषाधिकार को ये कहते थे हुकूक-ए खूती। अलाउद्दीन खिलजी ने खूत मुकद्दम चौधरियों का कठोरता से दमन किया और इनके जो ये हुकूक थे, विशेषाधिकार थे, चाहे वो किस्मत-ए खूती का हो या हुकूक-ए खूती का हो, उनको सबको ख़त्म कर दिया और लगान वसूली की कार्य से भी इन खूत मुकद्दम चौधरियों को हटा दिया। और गाँवों में किसानों से लगान वसूल करने के लिए सीधे उसने केंद्रीय कर्मचारी नियुक्त कर दिए। जैसे कौन कौन थे ये केंद्रीय कर्मचारी जो प्रत्येक किसान से सीधा लगान वसूल करने लगे अलाउद्दीन खिलजी के समय में? वो थे केंद्रीय कर्मचारी आमिल, नौसिंदा, सरहंग और मुहस्सिल। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने पटवारियों के बहियों की निरीक्षण की प्रथा भी शुरू की। इब्न बतूता 100 गांवों के समूह को सादी कहता था और 84 गांवों के समूह को चौरासिया कहता था। तो ये इस प्रकार का एक प्रशासनिक ढांचा था, प्रांतीय स्तर, जिला स्तर, परगना स्तर और ग्राम स्तर का दिल्ली सल्तनत में। तो अपना आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। उसके बाद कल हम दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।